जहां बेदखली के एक बाद में किराएदारों में से एक ने दूसरे किराएदारों के मुख्तारनामे के आधार पर न्यायालय के समक्ष अपने कथन में किराए के बकाया के संबंध में दायित्व को स्वीकार किया था। वहाँ ऐसे कथन किराएदारों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के अर्थ में उनकी अपनी स्वीकृति के रूप में आबद्ध करेगा। स्टॉक चेंज स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना, स्वीकृतियाँ उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत हैं और साबित की जा सकेंगी। स्टॉक किंतु उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित अवस्थाओं में के सिवाय उन्हें साबित नहीं किया जा सकेगा। स्टॉक चेंज ब्रैकेट कोई स्वीकृति से करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जबकि वह इस प्रकृति की है कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32 के अधीन सुसंगत होती। स्टॉक चेंज ब्रैकेट कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जबकि वह मन की या शरीर की सुसंगत या विवाद्य किसी दशा के अस्तित्व के का ऐसा कथन है जो उस समय या उसके लगभग किया गया था जब मन की या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी और ऐसे आचरण के साथ है जो उसकी सत्यता को अनभिसंभाव्य कर देता है। स्टॉक चेंज ब्रैकेट कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत है। स्टॉक चेंज ब्रैकेट का और ख के बीच प्रश्न यह है कि अमुक विलेख कूट रचित है या नहीं। प्रश्नवाचक का प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है, ख प्रतिज्ञात करता है कि वह कूट रचित है। स्टॉक चेंज ख का कोई कथन कि विलेख असली है का साबित कर सकेगा तथा क का कोई कथन कि विलेख कूट रचित है ख साबित कर सकेगा। स्टॉक किंतु क अपना यह कथन कि विलेख असली है साबित नहीं कर सकेगा और न ही अपना यह कथन कि विलेख कूट रचित है साबित कर सकेगा। स्टॉक चेंज ब्रैकेट किसी पोत के कप्तान का विचारण उस पोत को संतयक्त करने के लिए किया जाता है। स्टॉक यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जाता है कि पोत अपने उचित मार्ग से बाहर ले जाया गया था। स्टॉक चेंज कर अपने कारोबार के मामूली अनुक्रम में अपने द्वारा रखी जाने वाली वह पुस्तक पेश करता है जिसमें वे संप्रेक्षण दर्शित हैं जिनके बारे में यह भी कथित है कि वे दिन प्रतिदिन किए गए थे और जिनसे उपदर्शित है कि पोत अपने उचित मार्ग से बाहर नहीं ले जाया गया था। स्टॉक कर इन कथनों को साबित कर सकेगा क्योंकि यदि उसकी मृत्यु हो गई तो वे कथन अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32 खंड 2 के अधीन ग्राह्य होंगे। स्टॉक चेंज ब्रैकेट का अपने द्वारा कलकत्ते में किए गए अपराध का अभियुक्त है। स्टॉक वह अपने द्वारा लिखित और उसी दिन लाहौर में दिनांकित और उसी दिन का लाहौर डाक चिन्ह धारण करने वाला पत्र पेश करता है। स्टॉक पत्र की तारीख में क का कथन ग्राह्य है क्योंकि यदि क की मृत्यु हो गई हो तो
होती तो वह धारा 32 खंड 2 के अधीन ग्राह्य होता। पर चुराए हुए माल को यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है प्राप्त करने का युक्त है, तो वह यह साबित करने की प्रायश्चितना करता है कि उसने उसे उसके मूल्य से कम में बेचने से इनकार किया था। तो यद्यपि ये स्वीकृतियाँ हैं तथापि वह इन कथनों को साबित कर सकेगा, क्योंकि ये विवाद्य तथ्यों से प्रभावित उसके आचरण के स्पष्टीकारक हैं। स्टोक का अपने कब्जे में कूटकृत सिक्का, जिसका कूटकृत होना वह जानता था, कपट पूर्वक रखने का युक्त है। स्टोक वह यह साबित करने की स्थापना करता है कि उसने एक कुशल व्यक्ति से उस सिक्के की परीक्षा करने को कहा था, क्योंकि उसे शंका थी कि वह कूटकृत है या नहीं, और उस व्यक्ति ने उसकी परीक्षा की थी और उसने कहा था कि वह असली है। स्टोक अंतिम पूर्ववर्ती दृष्टांत में कथित कारणों से वह इन तथ्यों को साबित कर सकेगा। स्टोक चेंज धारा 21 इस सिद्धांत पर आधारित है कि स्वीकृति स्वीकारकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य होती है और इसलिए उसी के खिलाफ साबित की जा सकती है। स्टोक वह स्वयं अपने कथन साबित नहीं कर सकता। स्टोक वरन प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो कठिनाई का शिकार हो या कठिनाई की संभावना रखता हो, वह ऐसे कथन करता रहता है जो उसके हित में प्रयोग हो सकते हैं। स्टोक किसी भी व्यक्ति को यह स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती कि वह अपने हित में अपने कथनों द्वारा साक्ष्य बना ले। स्टोक इसलिए सिद्धांत यह बनाया गया है कि किसी भी जीवित व्यक्ति के कथन सुसंगत नहीं होते जब तक कि उसके हित के विरुद्ध न हो। स्टोक दृष्टांत पर इस सिद्धांत का उदाहरण है। स्टोक चेंज तथा ब के मध्य प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज कूट रचित है या नहीं। स्टोक इसे असली कहता है, स्टोक इसे कूट रचित कहता है। स्टोक ब की स्वीकृति कथन ब के विरुद्ध साबित कर सकता है, जिसमें ब ने यह स्वीकार किया हो कि दस्तावेज असली है। स्टोक इसी प्रकार ब की यह स्वीकृति या कथन के विरुद्ध साबित कर सकता है, जिसमें ने यह स्वीकार किया हो कि दस्तावेज कूट रचित है। स्टोक परंतु अपने पक्ष में यह कथन साबित नहीं कर सकता कि दस्तावेज असली है, या वह यह कथन अपने पक्ष में साबित नहीं कर सकता कि दस्तावेज कूट रचित है। स्टोक चेंज सिद्धांत यह है कि स्वीकृति उस व्यक्ति के खिलाफ साबित की जा सकती है जिसने स्वीकृति की है, और यह आवश्यक नहीं है कि साबित करने के पूर्व उसे उसके स्वीकृति वाले कथन दिखाए जाएं। स्टोक चेंज धारा 21 एक सामान्य नियम निर्धारित करती है कि स्वीकृतियाँ सुसंगत हैं और उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित की जा सकती है जो उन्हें करता है या उसके प्रतिनिधि के विरुद्ध। स्टोक स्वीकृतियों को स्पष्ट होना चाहिए यदि उन्हें उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग करना है जो उसका कर्ता है। स्टोक स्वीकृतियाँ धारा 17 और 21 को देखते हुए स्वयं मौलिक साक्ष्य हैं।
श्लोक यद्यपि वे स्वीकृत तथ्यों के निश्चय सबूत नहीं है, श्लोक सम्यक रूप से साबित की गई स्वीकृति ग्राह्य साक्ष्य है। इसका विचार किए बिना कि चाहे उन्हें करने वाला स्वीकृतिकर्ता साक्षी कक्ष में उपस्थित हुआ हो या नहीं, और चाहे वह पक्षकार जब साक्षी के रूप में उपस्थित हुआ हो तो केस में उसके बयान से उसका सामना कराया गया हो या नहीं, जो बयान उसने उन स्वीकृतियों के विरोध में दिया है। निश्चित परिस्थितियों में स्वीकृति विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकती है, जो प्रभाव आमतौर पर साबित स्वीकृतियों का उन व्यक्तियों के विरुद्ध दिया जाता है जो उन्हें करते हैं, वह विनाशकारी न कि रचनात्मक होता है। इसलिए चाहे वे सत्य हों या नहीं, खास बात नहीं है। इसलिए प्रभावी बिंदु या बात यह है कि वे बाद में किए गए असंगत कथन के बल को नष्ट कर देते हैं। इसलिए एक गलत स्वीकृति ऐसी स्वीकृति करने वाले व्यक्ति को आबद्ध नहीं करती है। इसलिए स्वीकृति पर संपूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिए। इसलिए किंतु न्यायालय संपूर्ण रूप में बयान को विश्वास करने या विश्वास न करने के लिए बाध्य नहीं है। जो एक स्वीकृति को बिना उसके कर्ता को उसके पूर्ववर्ती बयान से सामना कराए साबित किया जा सकता है। इसको कौन स्वीकृति साबित कर सकता है? प्रश्नवाचक स्वीकृतियाँ किसी उस साक्षी द्वारा साबित की जा सकती है जिसने कि उसे सुना था, और स्वीकृतिकर्ता को पेश करने की आवश्यकता नहीं है। इसको वे मौलिक साक्ष्य की प्रकृति की होती है, न कि अनुश्रुत साक्ष्य की। इसको किंतु स्वीकृतियों का प्रामाणिक मूल्य क्या है? प्रश्नवाचक इस प्रश्न का उत्तर धारा 21 देती है। इसको चेंज धारा 21 का मुख्य नियम है कि कोई स्वीकृति सुसंगत है और साबित की जा सकती है उसके व उसके प्रतिनिधि के विरुद्ध जो स्वीकृतियाँ करने वाला है। तो यह नियम इस धारा का है कि कोई स्वीकृति उसी के विरुद्ध न कि उसके माफिक ग्राह्य होगी जो उसे करता है। इसलिए यदि कोई स्वीकृति किसी दस्तावेज में की गई है तो बावजूद सब सूक्ष्मताओं के वह उसके करने वाले के विरुद्ध इस्तेमाल होगी, क्योंकि हर बात में मुख्य प्रश्न इस बात का है कि क्या सत्य है अथवा तथ्य क्या कहते हैं। इसलिए एक रसीद भी केवल एक स्वीकृति है उसकी जो उसे देता है कि वह उसमें जो रुपया दर्ज है उसे पाया है। इसलिए यह स्वीकृति उसके ही विरुद्ध है और वह उससे बाध्य है। इसलिए वह या उसके प्रतिनिधि जो उसका फायदा उठाते हैं वे भी बाध्य हैं। इसलिए लेकिन यह उनकी स्वीकृति नहीं है, जो रसीद देने वाले के से कोई हक नहीं रखते। इसलिए कोई स्वीकृति केवल पक्षकारों को बाध्य करती है, अजनबी व्यक्तियों को नहीं। इसलिए कथित स्वीकृति का असर उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनमें वे कही जाती हैं। इसलिए चेंज सामान्य नियम यह है कि किसी व्यक्ति के द्वारा की गई स्वीकृतियाँ उसके खिलाफ साक्ष्य होती हैं जो उसके माध्यम से दावा करते हैं और उसको ही स्वीकृत
उस व्यक्ति के पक्ष में साबित नहीं की जाएगी जिसने उसे किया था। तो इस अपवर्जन का कारण स्पष्ट है। तो यदि किसी व्यक्ति को उसके अपने पिछले बयानों का जो उसके अपने मामले के अनुकूल है साबित करने की मंजूरी दे दी गई, तो उस व्यक्ति को इससे आसान बात कोई नहीं होगी जो पहले ऐसा बयान देकर अपने मामले को मजबूत बना सकता है। तो लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना उचित कारण के अपने हित के खिलाफ बयान न देगा, इसलिए वह ग्राह्य है। यह है कि किसी भी जीवित व्यक्ति के कथन सुसंगत नहीं होते जब तक कि वह उसके हित के विरुद्ध न हो। तो किसी भी व्यक्ति को यह स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है कि वह अपने हित में अपने कथनों द्वारा साक्ष्य बना ले। तो अगर यह सुविधा प्रदान कर दी जाए तो प्रत्येक पक्षकार अपने कथनों द्वारा सारे मामले को अपने हक में गढ़ लेगा। तो दृष्टांत पर इस सिद्धांत का उदाहरण है। तो चेंज जब तक तथा ख में यह प्रश्न हो कि एक दस्तावेज असली है या पूर्वरचित, तो क अपना यह कथन साबित नहीं कर सकता कि वह सही है या है कि वह पूर्वरचित है। तो यह सिद्धांत कुछ महत्वपूर्ण अपवादों के अधीन है। तो इन अपवादों की दशा में एक पक्षकार अपने ही कथन साबित कर सकता है। तो स्वीकृतिकर्ता द्वारा स्वीकृति का सबूत या कब स्वीकृतियाँ उसके कर्ता द्वारा अपने पक्ष में प्रयोग की जा सकती है। धारा 21 यह निर्धारित करती है कि स्वीकृति का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों का उनके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध किया जा सकता है, किंतु स्वीकृति सामान्यतया उस व्यक्ति के पक्ष में प्रस्तुत नहीं की जाएगी जिसने उसे किया है। तो देखिए दृष्टांत पर। तो देखिए इस सामान्य नियम के 3 अपवाद भी हैं जिनमें स्वीकृति का प्रयोग स्वीकृत करने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने पक्ष में किया जा सकता है। तो चेंज ब्रैकेट मृत्यु के कारण के बारे में कथन या मृत्युकालिक कथन या जो कथन धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत हो। धारा 21 ब्रैकेट में इस अपवाद का वर्णन निम्नवत है। कोई स्वीकृति उस व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से जिसने कि उसे किया था केवल उस समय साबित की जा सकेगी जब वह उस प्रकृति की हो कि यदि स्वीकृति करने वाला व्यक्ति मर जाए तो वह धारा 32 के अनुसार अन्य व्यक्तियों के बीच सुसंगत होगी, क्योंकि उस व्यक्ति के मर जाने पर या अप्राप्य होने पर इससे अच्छा साक्ष्य नहीं मिल सकता है। श्लोक देखिए दृष्टांत ग। श्लोक चेंज दृष्टांत ग में यह प्रश्न है कि क्या एक विशिष्ट व्यक्ति निश्चित दिन एक निश्चित स्थान पर उपस्थित था। प्रश्नवाचक वह यह साबित करने के लिए कि उस दिन वह कहीं और था, उस स्थान
से अपने ही द्वारा लिखा तथा भेजा गया पत्र साबित कर सकता है, जिस पर उस तिथि की डाक मोहर लगी हुई है। स्टोक उसका अपना कथन जो उसने अपने पत्र में लिखा, उसी के द्वारा यह दर्शाने के लिए सिद्ध किया जा सकता है कि वह उस दिन कहीं और था। स्टोक इसके अतिरिक्त पत्र में उस तिथि का कथन उसके पक्ष में साबित किया जा सकता है। स्टोक क्योंकि यदि वह मर जाता तो वह कथन धारा 32 के अंतर्गत मृत व्यक्ति के कथन के रूप में उसकी अनुपस्थिति में ग्राह्य होता।